फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट दिसंबर 2023 से संबंधित ईवीएस वाले सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संकेंद्रित थी। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रमा है वह अवधान, स्मरण शक्ति एवं समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है। ठीक है, तो उसका ध्यान किस तरफ है, वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखा है समूहवाद दबाव पर, सामाजिक कौशलों पर, सहयोगी कौशलों पर, संज्ञान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संज्ञान पर वह संकेंद्रित है, संज्ञान पर वह केंद्रित है, क्योंकि यहाँ स्मरण शक्ति रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग का यूज़ करेगा, समस्या समाधान करने के लिए दिमाग का यूज़ करेगा। तो जो चीज़ दिमाग से यूज करके किया जाता है उसे संज्ञानात्मक या संज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, माप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, उससे अध्याय में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पत्तियों के विषय में उनकी समझ विकसित नहीं कर रहा है, उनकी आमाप और बनावट इत्यादि के आधार पर व्यवस्थित करने को कह रहा है। तो यहाँ पर उनकी समझ विकसित करना नहीं गए। अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका अवलोकन करवा रहा है उन पत्तियों का और उन्हें व्यवस्थित, उनके आकार, माप, बनावट के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करने को बोल रहा है कि जैसे कि जो चीज़ बड़ी है उसको एक साइड करो, छोटी है उसको एक साइड करो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वह वर्गीकृत करने की कौशलों का, वर्गीकरण कौशलों का वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों का वृद्धि कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? तो यहाँ पर दे रखा है, शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं के बारे में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, है ना। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। सी ऑप्शन है। शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट फिल्में दिखाएगा। शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि पर्यावरण दृष्टिकोण और पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। मतलब ईवीएस के प्रति जागरूकता और उसके दृष्टिकोण को जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक जो कि ईवीएस का टीचर है वह क्या कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं के बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, उसकी उपलब्धता को बताएगा, जहाँ की वह घरों में और उनके भौतिक जिंदगी में यूज़ होने वाले हैं चीज़, उन चीज़ों के प्रयोग को और उनके जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। बी देख लेते हैं, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मानव व्यवहार को अपने आसपास के इन्वायरमेंट या वनस्पति, पेड़ पौधों से रिलेट करके मानव व्यवहार के प्रभाव को बता रहा है, यहाँ पे वो सही है। शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि फिल्में दिखाने से उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उनकी दृष्टिकोणों के प्रति बच्चों को समझ विकसित होगी। चलिए, चौथा ऑप्शन है, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर का बच्चे के लिए शिक्षक औद्योगिकीकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाना, इसका कोई लाभ नहीं हो सकता, बच्चा अभी छोटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन तीनों को कवर कर रहा है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ए, बी एंड सी हमारे तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है,
क्रियाकलाप का संपादन पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार चिंतन करना। तो हमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए प्लानिंग की जाएगी। सबसे पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद क्रियाकलाप का संपादन करेंगे, कार्य का संचालन करेंगे, क्रियाकलाप का संपादन करेंगे। इसके बाद प्रक्रम पर विचार या चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि ठीक बन रहा है, अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है। इतना सब कुछ तीनों स्टेप्स कर लेने के बाद बी ऑप्शन हो जाएगा पुनरावृत्ति करना। उन्हें रिपीट करेंगे, उन्हें दोहराएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर हमारा पहले है सी, फिर है ए, फिर है डी, फिर बी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कवर कर रहा है। तो यहाँ पर पहले है सी, ठीक है, योजना बनाना सी। ए हो जाएगा क्रियाकलाप का संपादन, ए मिल गया। डी हो जाएगा प्रक्रम पर विचार मंथन, यहाँ पर डी है। बी हो जाएगा लास्ट में पुनरावृत्ति करना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा अवधारणाओं के अंतर्दृष्टि विकसित करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रखा है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो कि पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। एकीकृत प्रकृति का मतलब है सभी सब्जेक्ट को एक में ही समाहित करके शिक्षा देना। तो यहाँ पर दे रखा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। यहाँ पर विज्ञान को भी, सामाजिक विज्ञान को भी एंड पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, तीनों को एकीकृत करके उसमें अंतर्दृष्टि विकसित करना ही एकीकृत प्रकृति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना गलत हो जाएगा। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, ये भी एकीकृत प्रकृति को नहीं दर्शा रहा है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना, अलग अलग पाठ्य योजना बनाएंगे तो वहाँ पर एकीकृत न होने के बजाय अलगाववाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, उन्हें एक रूप प्रदान करना, उन्हें एक रिलेट करना एक में ही, वहाँ पर हो जाएगा एकीकृत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। यहाँ पर पूछ रखा है कि पर्यावरण अध्ययन में जो पहेलियाँ सम्मिलित की जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, यहाँ पर विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना पहेलियों का लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी उसका प्रमुख लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों को भ्रमित करने का एम नहीं होता है पहेलियों का। तो विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना पहेलियों के माध्यम से, यदि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में पहेलियों के माध्यम से हम ज्ञान को रिलेट करेंगे तो बच्चे अधिक भाव से सीख पाएंगे और विद्यार्थियों में तर्क क्षमता का विकास हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, विभिन्न त्योहारों का उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि रीमा अपने विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों एवं उत्सवों के
संबंध में जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। तो यहाँ पर देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं और वहाँ पर त्योहारों, उत्सवों का एक अलग अलग प्रकार का अपना उत्सव होता है। तो उन चीज़ों को अगर बच्चे एकत्रित करके कक्षा में लाएंगे और उन पर विशेष चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, विविधताओं का ज्ञान होगा बच्चों को और उनके प्रति विद्यार्थी संवेदनशील बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं करना है, ठीक है। शिक्षार्थियों से प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्न करना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ईवीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना, ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे, आपको खुद कठिन लग रहा है, तो बच्चों से प्रश्न क्यों करेंगे? उसे पढ़िए और पढ़ाइए, ये भी कोई महत्वपूर्ण रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य सॉल्यूशन है कि समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करें। जब ग्रुप में टीचिंग करेंगे तो वहाँ पर विचार विमर्श करने और अपने संवेदनाओं को रखने का अवसर प्रदान होगा, जिससे कि आप ईवीएस के सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और वह धीरे धीरे आपको सरल लगने लगेगी और अच्छी तरह से बच्चों से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन से सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। यहाँ पर विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक ना। विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ खुश करने का कोई मुख्य एम नहीं होता है। विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यार्थी हैं, उनके लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करने का मुख्य एम विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों, उन्हें जैसे कि उनके भविष्य के लिए चिंता, व्यवसाय के लिए, ठीक है ना, ये उनका मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट एंड लर्नर। क्रिएटिव इंस्टिंक्ट का मतलब है कि उनमें रचनात्मक, उनमें कुछ नया करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा जागृत हो और उनके कुछ नए सीखने की चीज़ जागृत हो सके। तो यहाँ पर कुछ बच्चा नया सीख सके, इसलिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम के भिन्न प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकता पर, बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम में विधि निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या नहीं करती इसको पूछा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। संसाधनों की उपलब्धता पर, बिल्कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बच्चों की आवश्यकताओं पर, इस पर भी निर्भर करती है। बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभवों पर, तो यहाँ पर उनके बच्चों के अनुभवों पर भी निर्भर करता है। तो क्या नहीं करता है पूछा है, तो विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।